सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। आज मेरा दिल बुरी तरीके से धड़क रहा था। रात के 10 बजे का वक्त था। मुझे 1 साल पुरानी बातें फिर से याद आ रही थी। सेम इसी दिन यही वक्त था। भैया की तीसरी शादी हुई थी। हम सब लोग बड़े खुशियों के अंदाज में मिल रहे थे। भैया के कमरे में चीखने की हल्की हल्की सी आवाज़ें सुनने को मिली थी और फिर सुबह जो हुआ उसने हम सबको घर वालों को दिल दहला कर रख दिया था। हमारी आरती भाभी जिन्हें हम शादी करके ब्याह कर लाए थे और अपने कमरे में हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी थी। आरती भाभी जवान और खूबसूरत थी। उनकी अचानक मौत पर सब लोग बहुत हैरान थे। आरती भाभी एक गरीब घर से थी, जो कि बिल्कुल ही खाने पीने से भी लाचार थे और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। दुनियादारी की उन्हें कोई पता नहीं था, इसलिए आरती भाभी के माँ बाप ने हम पर कोई केस नहीं किया था। भाभी के चेहरे की हालत बता रही थी कि वह बहुत परेशानी में मरी होगी। आरती भाभी का चेहरा एकदम काला पड़ चुका था और उनके मुंह से झाग भी निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जान से मार दिया गया हो। लेकिन भैया पर हम कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाने का सोच भी नहीं सकते थे। मेरे भैया बिल्कुल एकदम सीधे साधे नर्म दिल और नरम इंसान थे और बहुत शरीफ थे। उनके गांव में भी हर जगह चर्चे हुआ करते थे। खैर कुछ महीने बीत गए। शोक मनाने के बाद हमने अपने भाई के लिए एक बार फिर लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। इस बार जिस परिवार से हमें लड़की मिली थी, ये लोग बहुत खूबसूरत थे। नीता भाभी को हम काफ़ी दूर गांव से ब्याह कर लाए थे, इसलिए उनके माँ बाप को हमारे बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी कि मेरे भाई की तीसरी शादी हो चुकी है। इसलिए उन्होंने बेझिझक मेरे भाई को अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। मगर शादी के दिन मैंने अपने दिल में तय कर लिया कि नीता भाभी के साथ ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। जो सब मेरी बाकी के भाभीियों के साथ हुआ था, मैंने नीता के साथ बातचीत शुरू कर दी। रात को जब हम दुल्हन को उसके कमरे में ले गए तो मैं उसके पास ही बैठी रही। वह बहुत भोली और मासूम सी लड़की थी। मैं उससे बातें करती, वह जवाब देती जाती। उसने खुद से कोई बात नहीं की थी। तब मैंने कहा, आज रात मैं यहीं रह जाती हूँ, क्योंकि हमारी पिछली भाभीियों के साथ जो हो चुका है मैं तुम्हारे साथ नहीं होने देना चाहती। उसने मुझे डरती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखा। क्या हुआ था आपकी पिछली भाभीियों के साथ? कुछ नहीं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इस बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। मैंने उसे समझाया तो वह किसी बच्चे की तरह हाथ बांधे बैठी रही। उसने तो इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया कि मैं रात को उसी के कमरे में ठहर जाऊं। थोड़ी देर बाद मगर जब भैया आए तो माँ ने मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। बोली, पति पत्नी को अकेला छोड़ दो, इनके मामले में डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मगर मुझे चैन कहाँ था। मैं मम्मी और भैया दोनों से लड़ पड़ी। माँ, क्या आप नहीं जानती पिछली भाभीियों के साथ क्या हुआ था? अगर इनको भी अकेला छोड़ देंगे तो वही सब होगा। मैं जाग कर देखना चाहती हूँ कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या हो सकता है। इसलिए मैं भाभी के कमरे में ही रहूँगी। क्या पता हमारे जागने से यह अफसोसनाक हादसा टल जाए। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, माँ ने मजबूती से कहा। माँ, आपने तो पहले भी ऐसे ही कहा था। उसकी क्या गारंटी है कि कुछ नहीं होगा? मेरी जिद करने पर मेरी माँ ने मेरे हाल पे छोड़ दिया, पर मैं सोच में पड़ गई। सच बात तो ये थी कि भैया भाभी दोनों ही डर रहे थे। भैया खुद ही कहने लगे, अच्छा राखी, तुम ऐसा करो, तुम भी इसी कमरे में सो जाओ, मैं सोफे पर लेट जाता हूँ। हो सकता है कि रात का कोई ऐसा किस्सा नज़र आए तो हम दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे तो खुद उस हादसे की समझ नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुक जाओ। भाई की बात सुनकर मैंने भगवान से प्रार्थना की, मैं आज भाभी की जान बचाने में कामयाब हो जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और कमरे में एक हल्का सा 0 वाट का बल्ब जला दिया। नीता भाभी मुझसे बातें करते करते नींद की पहलू में चली गई। मैं उन्हें देखते देखते न जाने कब नींद की वादियों में खो गई। तब अचानक मेरी नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ी, जहाँ मुझे एक काला सा साया नज़र आया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है। कहीं कोई भाभी का दुश्मन तो नहीं जो उन दोनों जवानों की जानें लेने आ रहा है। मैंने दिल में सोचा कि आगे खड़ा आदमी जिसका काला रंग पड़ा था
वह भी काले रंग के कपड़े में बिल्कुल ढका हुआ था, उसका मुंह भी ढका हुआ था और काफ़ी लंबा था। ये देखकर मेरे डर के मारे पूरे शरीर में कपकपी छूट गई। आदमी हमारे कमरे तक आता, मैंने चीखें मारी और भैया को जगा दिया। भैया उठो, आ गया और भाभी को मारना चाहता है, मैं बिल्कुल जुनूनी अंदाज में कही जा रही थी। भाई भी आंखें मलता उठ खड़ा हुआ, कहाँ है और कौन है? तुम किसकी बात कर रही हो? भैया मुझसे पूछने लगे। भैया सामने वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। वह अभी इधर को ही आ रहा होगा, मैंने भाई से कहा, मगर हम तो बिल्कुल निहत्थे हैं। हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं जिससे हम उसके ऊपर वार करें। मैंने कहा। इसी अफरा तफरी में नीता भाभी जाग गई थी। वह भी अपने बेड पर डरी सहमी बैठी थी। भैया कुछ समझ ना पा रहे थे कि उस टाइम में क्या करें। अब सिवाय इस कातिल का इंतजार करने के और कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचा था। भाई ने बहुत अक्लमंदी दिखाई, कमरे के फ़ोन से बड़े भाई को फ़ोन करके जगा दिया। कहा कि कमरे में कोई आ रहा है, हो सकता है वह कातिल हो, इसलिए थोड़ा तुम बाहर आकर देखो। अगर कोई खतरे की बात ना हो तो ही हम बाहर आएंगे। बड़े भैया भाई की बात सुनकर हमारे कमरे की तरफ दौड़ पड़े। सब ने अपनी अलग अलग रोशनी कर दी और लाइट जला दी। इधर उधर देखने लगे, मगर वहाँ तो कोई नहीं था। सबके सामने थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उस साई को अपने कमरे की तरफ आते देखा था, मगर किसी को वहाँ ना पाकर अब सारे ने मुझ पर झपट पड़े और चिल्लाने लगे कि दुल्हन के कमरे में क्या कर रही है और सबको तूने आधी रात को परेशान कर दिया है। यहाँ तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये मेरा वहम नहीं था, बल्कि मैंने उस आदमी को सच में ही देखा था। वे सब अपने कमरे में चले गए। हमें तो क्या नींद आनी थी। रात के 3 बजने का वक्त था। मैंने फिर उठकर नहाए धोए, फिर पूजा पाठ किए। नीता भाभी भी बड़ी परेशान थी। इस सारे हंगामे में उसका नींद भी खराब हो गया था। दुल्हन ने भी सुबह उठकर नहाए धोए और नए जोड़े कपड़े पहन लिया। हम सब ने इकट्ठे होकर माता के दरबार में भोग लगाए। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए तो देखा मम्मी भी सुबह अपने कमरे में माला जप रही थी। मैंने उनको सारी बात बता दी। मेरी बात पर वह हमेशा यकीन किया करती थी, चाहे कोई मेरी बात माने या न माने। माँ मेरी बात सुनकर परेशानी से बोली, मेरी बेटी, अगर तूने इस साए को देखा है तो ज़रूरी नहीं कि वह इंसान हो, कोई भूत प्रेत या साया भी तो हो सकता है। मम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। बात तो माँ की बिल्कुल सही थी, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि भूत इंसान की शादियाँ रुकवाने के लिए कई तरह के हरकतें करते हैं। हो सकता है कि भाई पर कोई भूतनी हो या जिन वगैरह का भी साया हो सकता है। क्या पता भाई पर कोई ऐसी जिन भी फिदा हो जो उनसे प्यार करती हो। मेरे दिल में ये बात तो बिल्कुल खटक गई। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। मैं भी इस बात से सहमत थी। हमारे भाई पर किसी चीज़ का साया है, हमें सबसे पहले उसका हल निकालना पड़ेगा। तब माँ ने अपनी एक मुँहबोली बहन को बात की। उनके पास ये सब जानने का तरीका था, जिनकी वजह से वह काफ़ी मशहूर थी। वह काला जादू, भूत प्रेत, जिन वगैरह को भगाने में मशहूर थी और हर तरह के जादू का इलाज भी जानती थी। मेरी मम्मी पार्वती आंटी के पास गई। पार्वती आंटी ने 4 चीज़ें पढ़ने को कही जो कि मुझे माला पर पढ़नी थी। वे भगवान के नाम थे। उन चारों मालाओं को पढ़ने के लिए मुझे रात भर जागना था। उसके साथ साथ हमें सफ़ेद कपड़ों का भी इस्तेमाल करना था। मैंने भाभी को सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए कहा और वे 4 मालाएं पढ़ने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। मगर समस्या ये था कि मम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था और उन्हें डॉक्टर ने मना किया था कि ऐसी कोई भी टेंशन वगैरह नहीं लेना है और इसलिए उनको रात की नींद पूरी करना भी ज़रूरी था। ऐसे में सबकी नज़रें मेरी बड़ी भाभी पर जम गई थी। बड़ी भाभी पहले से ही विधवा थी। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। वह घर में सबसे बड़ी थी और उनकी सब कहना भी मानते थे। कोई भी उनके सामने उफ तक नहीं करता था। खानदान में उनकी इज्जत यूँ थी जैसे किसी बड़े बुजुर्ग की होती। मम्मी की बीमारी का ख्याल करते हुए मैं भाभी से मिन्नतें करने लगी। भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जादू टोना का काम आप ही कर सकती हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगी तो भाई की दुल्हन शायद बच जाए, क्योंकि मुझे
सच पूछिए तो अभी भी डर लग रहा है। अगर पहली रात को कुछ नहीं हुआ, अगर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। हमें ये सब होने से पहले ही सोचना चाहिए। बड़ी भाभी ने मेरी बात पर हाँ में सर हिलाया और ये सब करने के लिए तैयार हो गई। मगर ये सब रोकने के लिए, माला जपने के लिए पूरी रात जागना काफ़ी मुश्किल बात थी। भाभी पर घर के कामकाज का बोझ कम कर दिया गया था कि वह रात को बैठकर आराम से उन सब को पढ़ सके। हमारे घर में वैसे भी एक नौकरानी आती थी जो घर का सारा काम करती थी, तो हमने दोनों भाभीियों को बड़े आराम में रखा हुआ था। शाम का वक्त था, सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। भाभी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। उन्होंने किसी से कोई बातचीत नहीं की। मुझे उनका रवैया कुछ अजीब सा लगा। क्या हुआ, परेशान सी लग रही थी या हमसे नाराज़ थी? शायद हमने कोई नामुनासिब बात कर दी थी। हो सकता है वह बात उनको बुरी लग गई हो। उन्हें देखकर फिर मुझे उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैं खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। रात को मुझे हमेशा ही बिस्तर पर सोते ही जल्दी नींद आ जाती थी, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे दिल को चैन ना लेने दे रही थी। बार बार करवटें बदलती थी। कभी जी चाहता कि जाकर बाहर से पानी पी आऊं और चक्कर लगाकर आंगन में से आ जाऊं। सारी रात इसी कशमुकश में हजारों कई ऐसी चीज़ें सोच लिया जो मुझे करना चाहिए। मैं वहीं से पलटी और बड़ी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि भाभी का कमरा तो पहले से ही खुला हुआ था। मैंने अंदर घुसकर दरवाजे की कुंडी लगा दी और धीरे से भाभी को जगाने लगी। मैंने कमरे की बत्ती जलाई कि कहीं बाहर बैठे आदमी अंदर ना आ जाए। घर वाले जाग गए। उनके बिस्तर पर आगे बढ़कर छूने लगी, मगर वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। मुझे लगा शायद कहीं बाहर गई होंगी। मेरी तरफ उनका भी दिल घबरा रहा होगा। मैंने भाभी के कमरे में फ़ोन से अपने छोटे भाई को फ़ोन मिलाया, जो रात को अक्सर देर रात तक जागता रहता था। उस वक्त भी शायद पढ़ रहा था। उसने फ़ौरन ही फ़ोन उठा लिया। मैंने जल्दी से उसे सारे किस्से के बारे में चौकन्ना कर दिया। मेरी बात सुनकर उसने मुझे यही रहने का कहा और खुद अपने कमरे से निकल गया। 5 मिनट अभी बीते ही होंगे कि सारी लाइटें जल गई और एक तेज़ आवाज़ के साथ मेरे छोटे भाई की आवाज़ आई, हिलना मत, जो भी हो वहीं बैठे रहो वरना तुम्हारी जान ले लूँगा। मैं भाई की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं खिड़की से देखने लगी। मेरा छोटा भाई माँ के साथ खड़ा था। दूसरी तरफ मेरी बहनें थी और अंदर कमरे में मौजूद थी। मैं बहुत डरी हुई थी। दरवाजे के बाहर जो आदमी मौजूद था वह ज्यों का त्यों वहीं बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसकी चुप्पी देखकर हम सब डर गए थे। हे भगवान, ये मेरे भाई पर अचानक हमला न कर दे, मैंने सोचा। मगर हमारी हैरानी की इंतहा न रही जब वह आदमी वहीं सर झुकाए बैठ गया। तब मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की और आगे बढ़कर उसका कपड़ा खींचा। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही भैया ने चादर खींची, हम सबको तो जैसे पांव तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ कोई और नहीं, मेरी बड़ी भाभी बैठी थी। भाभी, आप यहाँ? भैया ने हैरत से पूछा। हाँ, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए हो? मैं अपना कोई जादू कर रही थी, इस मामले में यहाँ आई थी। भाभी ने टोकरी पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे वो हमसे कुछ छुपाना चाह रही हो। रात का उस पहर तुम दरवाजे की चौखट पर बैठकर तुम कौन सा जादू टोना कर रही थी? मेरी मम्मी ने पूछा। बड़ी भाभी ने जवाब दिया, मम्मी जी, आपको तो पता है, आपने खुद ही तो मुझे ये करने को कहा था। मम्मी ने आगे बढ़कर भाभी से टोकरी ले ली और जब टोकरी का ढक्कन उठाया तो भगवान कसम उसमें से एक जहरीला रंग का सांप निकला। उस सांप का एक ही बार डसने से इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी था। भगवान, ये तुमने अपने पास क्यों रखा है? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मम्मी ने अपनी बहू पर बरसते हुए कहा। उन्हें मम्मी जान, ये तो बस एक जादू टोने का सांप है और मैंने इसलिए यहाँ रखा था। आपको तो मालूम है, इतने तगड़े जादू टोने के लिए ये सब करना पड़ता है। भाभी का चेहरा लाल हो रहा था। उनकी घबराहट साफ बता रही थी कि वह झूठ बोल रही हैं। मैं नहीं मानती। तुमने काले कपड़े पहन रखे हैं और ये सांप इस्तेमाल
नहीं होता सिवाय मौत के। ये जादू टोने में तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। माँ की बात ने हम सबको चौकन्ना कर दिया था। तो उसका मतलब क्या था कि बड़ी भाभी ने ही, उससे आगे तो हम सोच भी नहीं सकते थे। माँ ने बड़ी भाभी को उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। उसने सांप लेकर छोटे भाई को कह दिया कि जाकर कहीं वीरान जंगल में छोड़ आओ या फिर किसी सपेरे को दे आओ। उसे मारने की गलती मत करना। सांप की आंखों में उसके मारने वाले का चेहरा छप जाता है और दूसरे सांप उसका बदला लेते हैं। भाई ने मम्मी की बात मान ली। अगले दिन सांप सपेरे के पास पहुंचा दिया गया। अब घर वालों पर यह हकीकत खुल गई थी कि बड़ी भाभी की नीयत ठीक नहीं थी। उसके एक हफ्ते बाद मम्मी ने अपनी निगरानी शुरू कर दी। मेरी एक डॉक्टर बहन थी, उसको बुलवाया गया। उससे सांप के बारे में सारी बात बताई गई और हमारी समस्याओं की भी बात बताई गई। यही कहने लगी कि आपकी तीनों बहुओं की मौत किसी सांप के काटने से ही हुई थी। उस बात से हम सब बिल्कुल डर गए और गम में डूब गए। भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों से बिल्कुल ख़त्म हो गई। हम सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे छोटे भाई को पाने के लिए वह इस हद तक गिर सकती हैं। हालांकि हम सब ने उनको बहुत इज्जत दी थी, सम्मान भी दिया था और अपने घर में एक बड़े बुजुर्ग की तरह रखा जाता था। उनको विधवा होने के बाद भी किसी तरह की कोई फ़र्क नहीं किया जाता था, मगर उन्हें एक बड़ा जुर्म किया था। और आप तो जानते हैं कि कत्ल करना कितना बड़ा पाप है और जुर्म है। वह माफ़ी के लायक भी नहीं थी, मगर हम औरत होने के नाते उन पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें थाने कचहरी का चक्कर नहीं लगवा सकते थे। मम्मी कहती हैं कि उस औरत को भगवान उसके किए की सज़ा देंगे। हम सब ने मिलकर इस मामले को वहीं पर दबा दिया और कहीं घर से बाहर नहीं जाने दिया। बस हमने अपने भगवान पर भरोसा किया, उसकी सज़ा खुद भगवान ही देंगे। खैर, भाभी को तो सज़ा होनी चाहिए थी और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे होनी चाहिए था। जो उन्होंने इतनी बड़ी गलती की थी वह माफ़ी लायक तो नहीं थी। इस बारे में आप क्या कहते हैं? आप अपनी राय ज़रूर दें। तो ये थी मेरी इमोशनल कहानी दोस्तों। कैसी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।